हे एवरीवन, आज हम स्नैपशॉट्स बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दी एड्रेस एंड दिस इज़ बाय मार्गा मिनको। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, आई थिंक इस चैप्टर का बैकग्राउंड जानना काफ़ी ज़रूरी है। इस शॉर्ट स्टोरी में हमें काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि मार्गा मिनको खुद हॉलोकॉस्ट की कहीं ना कहीं शिकार रह चुकी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे 1940 का समय था जब नाज़ी जर्मनी ने हॉलैंड को इन्वेड कर दिया था। हम सब ने ज्यूज़ के जेनोसाइड के बारे में काफ़ी सैड चीज़ें ऑलरेडी सुनी हुई है। तो इस समय नाज़ी जर्मनी जो कि एडोल्फ हिटलर के अंडर थी, उसने जब हॉलैंड को इन्वेड किया तो उसने काफ़ी सारे ज्यूज़ को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू किया और मार्गा मिनको के पेरेंट्स, उनके भाई बहन को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिया गया। मार्गा मिनको ने जैसे तैसे हाइडिंग में जाके अपनी जान बचाई, लेकिन उन्होंने अपने सारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। हम फिर भी इस स्टोरी को एक वॉर फिक्शन की तरह पढ़ेंगे। इस कहानी के द्वारा हमें ऑथर ये भी बताना चाहती है कि वॉर्स कितनी फ्यूटाइल होती है। वॉर से क्या होता है? लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, लोग अक्सर अपने लव वंस को खो बैठते हैं और लोगों को ज़िंदगी भर के लिए कुछ ऐसे घाव मिलते हैं जिनका कोई मरहम नहीं है। आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं द एड्रेस बाय मार्गा मिनको। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. यहाँ मैंने पहले से ही कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए हैं। पॉइनियन मतलब होता है सैड या हार्ट टचिंग और अकाउंट मतलब है अ रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सपीरियंस और इवेंट। ये शॉर्ट स्टोरी एक डॉटर का बहुत ही हार्ट टचिंग अकाउंट है। एक ऐसी डॉटर जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अपनी मदर का सामान ढूंढने हॉलैंड जाती है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. Evoke मतलब bring or recall to the conscious mind. तो किसी चीज़ की याद दिला देना उसको evoke बोलते हैं। जब हमारी नैरेटर फाइनली जाके अपनी मदर की चीज़ों को ढूंढ लेती है, तब वो चीज़ें उनको अपनी पुरानी ज़िंदगी की याद दिलाती है। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. Resolve मतलब decide firmly on a course of action. फर्मली डिसाइड कर लेना कि मुझे यही करना है। तो हमारी नैरेटर ये डिसाइड करती है कि वो उन सारी चीज़ों को जो उनकी पुरानी ज़िंदगी से जुड़ी है उनको वो पीछे छोड़ देगी और ख़ुद वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. नो, आई डोंट नो यू. हमारी नैरेटर एक वुमन से मिलने जाती है और वो डोर नॉक करके पूछती है कि क्या आप मुझे अभी भी जानते हो। तो जिन वुमन के घर पे हमारी नैरेटर गई है, वो वुमन हमारी नैरेटर को बहुत सर्चिंगली देखती है, जैसे वो कुछ ढूंढना चाह रही हो। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. चिंक मतलब अ नैरो ओपनिंग. उन्होंने बस थोड़ा सा दरवाज़ा खोला. हमारी नैरेटर थोड़ी और पास आके स्टेप पे खड़ी हो गई और जिनके वहाँ वो गई है वो औरत उन्हें बताती है कि नो, आई डोंट नो यू. मतलब वो उनको रिकग्नाइज़ करने से मना कर देती है। अब हमारी नैरेटर उनको याद दिलाती है ये कह के कि आई एम मिसेस एस डॉटर, कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. हर फेस गेव एब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. रिकग्निशन मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ समवन फ्रॉम प्रीवियस एनकाउंटर्स और नॉलेज. मतलब पहले कभी परिचय होने की वजह से किसी को पहचान लेना। यहाँ पे जो वुमन है वो अपने हाथ को दरवाजे पे ऐसे रखती है जैसे वो उसको और खुलने से बचा रही होती है। उनका जो चेहरा है उसमें रिकग्निशन का कोई साइन नहीं होता। मतलब उनके चेहरे से ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता जैसे उन्होंने हमारी नैरेटिव को पहचान लिया होता है और वो हमारी नैरेटिव को बिल्कुल शांत रह के बस घूर रही होती है। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. नैरेटिव हमें बताती है कि मुझे लगा शायद मुझसे गलती हो गई है, शायद ये वो नहीं है। मैंने उनको बस एक बार देखा था, फ्लीटिंगली. फ्लीटिंगली मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. मैंने उन्हें बहुत थोड़े से समय के लिए देखा था और वो भी बहुत साल पहले. ज़्यादा चांसेस यही थे कि शायद मैंने ही गलत बेल बजा ली है. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing.
अब नैरेटर हमें बताती है कि वो वुमन डोर को छोड़ देती है और थोड़ा साइड में आ जाती है। उन्होंने हमारे नैरेटर की मदर का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहना था। कार्डिगन मतलब अ स्वेटर विद द फ्रंट ओपन। उस कार्डिगन के जो वुडन बटन्स थे वो धो धो के पेल हो गए थे। पेल मतलब लाइट इन कलर, तो उनका कलर बहुत लाइट सा हो गया था। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. उन्होंने ये देखा कि मैं उनके कार्डिगन को देख रही थी और उन्होंने अपने आप को दरवाजे के पीछे फिर से हाफ हाइड कर लिया। लेकिन अब मुझे ये पता चल गया कि मैं सही थी। हमारी नैरेटिव को ये पता चल गया कि वो सही एड्रेस पे आई है। तो यहाँ पे ये जो स्वेटर है, ये जो ग्रीन निटेड कार्डिगन है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के ज़रिए हमारी नैरेटिव को ये पता चलता है कि वो रॉन्ग एड्रेस पे नहीं आई है, वो राइट एड्रेस पे आई है। Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Only me. नैरेटिव पूछती है कि क्या आप मेरी मदर को जानती थी? और द वुमन रिप्लाइज कि क्या तुम वापस आ गई? मुझे लगा कि कोई भी वापस नहीं आया। और नैरेटिव बोलती है ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आई। इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि ये वुमन हमारी नैरेटिव को पहले से जानती है। इनका हमारी नैरेटिव के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और जब हमारी नैरेटिव ओनली मी बोलती है, यानी सिर्फ मैं वापस आई, तो इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने वॉर में अपनी मदर को खो दिया है। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. Passage मतलब a narrow way allowing access to different rooms. मतलब एक पतला सा रास्ता जहाँ बाकी रूम्स के दरवाजे खुलते हो। Musty मतलब having a stale or damp smell. जैसे सीलन की स्मेल होती है या फिर कोई चीज़ फ्रेश नहीं है उसकी स्मेल होती है, वैसी स्मेल को मस्टी कहते हैं। तो हमारी नैरेटर और ये वुमन जब आपस में बात कर रहे होते हैं, पीछे पैसेज में एक दरवाज़ा खुलता है और एक मस्टी सी स्मेल आती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। आई कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब ये जो वुमन है ये डायरेक्टली हमारे नैरेटर को बोलती है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। और फिर हमारी नैरेटर बोलती है कि मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ, मुझे आपसे कुछ देर के लिए बात करनी थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। आई कांट सी यू अनदर टाइम। शी नॉटेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। तो वो वुमन बोलती है अभी तुमसे बात करना मेरे लिए कन्वीनियंट यानी सूटेबल नहीं है। आई कांट सी यू मतलब मैं अभी तुमसे मिल नहीं सकती, अनदर टाइम, कभी और ये बोल के वो अपने सर को थोड़ा हिलाती है, नॉट करती है और कॉशियसली मतलब केयरफुली बहुत ध्यान से दरवाजे को बंद करती है, जैसे कि घर के अंदर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. मैं उसी स्टेप पे खड़ी रही जहाँ मैं पहले से थी। बे विंडो के सामने वाला कर्टन थोड़ा सा मूव किया। बे विंडो मतलब अ विंडो बिल्ट टू प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स फ्रॉम एन आउटसाइड वॉल। तो आउटसाइड वॉल से थोड़ी जो बाहर को निकली हुई जो विंडो होती है उसको बे विंडो कहते हैं। किसी ने मुझे उस विंडो से देखा और फिर उसने पूछा होगा कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड। और उन वुमन ने रिप्लाई किया होगा कि नथिंग, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये हमारी नैरेटिव बस गेस कर रही है क्योंकि घर के अंदर क्या कॉन्वर्जेशन चल रही है हमारी नैरेटिव को नहीं पता, लेकिन फिर भी वो गेस कर रही है कि शायद ये हुआ होगा, शायद ये बात हो रही होगी। और यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एंड वुड देन हैव आस्क्ड, द वुमन वुड हैव सेड, मतलब ऐसा हुआ होगा। कर्टन से जो इंसान हमारी नैरेटिव को देख रहे थे उन्होंने पूछा होगा, ऐसे ही उन वुमन ने ऐसा बोला होगा। Anyway, let's move on. I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on white enamel. And on the jamb, a bit higher, the number 46. हमारी नैरेटर ने नेम प्लेट को फिर से देखा और काले अक्षरों में लिखा था डॉर्लिंग। तो जिन वुमन से हमारी नैरेटर मिलने आई है उनका लास्ट नेम है डॉर्लिंग और ये नेम लिखा था वाइट एनामल पे। एनामल क्या होता है? इट्स अ सेमी ग्लॉसी सब्सटेंस अप्लाइड ऑन मेटल्स और अदर हार्ड सब्सटेंसेस एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग।
और जैम मतलब क्या होता है? अ साइड पोस्ट और सरफेस ऑफ अ डोरवे। और जैम पे क्या लिखा होता है? नंबर 46। और ये एड्रेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने जैसे नोटिस किया होगा इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल ही है द एड्रेस। और आगे जाके हम इस एड्रेस की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. नैरेटर कहती है कि जब मैं धीरे धीरे चल के स्टेशन लौट रही थी तब मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा जिन्होंने बहुत साल पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। वॉर के फर्स्ट हाफ की बात है, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी और मुझे एकदम से ये रियलाइज़ हुआ कि रूम्स में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिसिंग थी। मेरी मदर काफ़ी आश्चर्यचकित हुई कि मैंने इतने जल्दी नोटिस कर लिया और तब जाके उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। अब हमारे नैरेटिव के फ्लैशबैक के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग का इनसे क्या कनेक्शन है। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. मैंने उनके बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन जाहिर था कि वो मेरी मदर की एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी जिनसे वो बहुत सालों से नहीं मिली थी। एक्वेंटेंस मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको आप थोड़ा बहुत पहचानते हो। She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. यहाँ पर renew मतलब re-establish a relationship. तो बहुत सालों से हमारी नैरेटिव की मदर और मिसेस डॉर्लिंग मिले नहीं होते, लेकिन एक दिन सडनली अचानक से मिसेस डॉर्लिंग आती है और उनके कॉन्टैक्ट को री-एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है और तब से वो इनके यहाँ रोज़ाना आती थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I'm worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. हमारी नैरेटर की मदर ने उनको बताया कि जब भी मिसेस डॉरिंग यहाँ से जाती है वो अपने घर कुछ ना कुछ ले जाती है। वो एक ही बार में टेबल पे यूज़ होने वाली कटलरी जैसे स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स ले गई और उसके बाद जो एंटीक प्लेट्स वहाँ पे टंगी हुई थी, एंटीक मतलब ऑब्जेक्ट्स विच हैव अ हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ द एज और क्वालिटी, तो उन एंटीक प्लेट्स को भी वो अपने साथ ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस। लगिंग मतलब टू कैरी और ड्रैग विद ग्रेट एफर्ट। तो मिसेस डॉरिंग को उन लार्ज वासेस को कैरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। क्रिक मतलब अ पेनफुल स्टिफ फीलिंग इन द नेक और बैक। तो नैरेटर की मदर को चिंता होती है कि जब मिसेस डॉरिंग इतनी हैवी क्रॉकरी कैरी करी थी तो उसके वेट की वजह से उनकी बैक स्टिफ हो गई और उस पर पेन भी हुआ। हमारी नैरेटर की मदर दया भाव से अपना सर हिलाती है और उनको किस पे दया आती है? मिसेस डॉरिंग पे, जो उनका इतना हैवी सामान अपने घर ले जाती है। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. नैरेटर की मदर उन्हें बताती है कि मेरी तो कभी भी उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने खुद मुझे ये सजेस्ट किया, बल्कि उन्होंने मुझे इंसिस्ट भी किया, थोड़ा फोर्स भी किया। वो मेरी सारी अच्छी चीज़ें बचाना चाहती थी। वो कहती है कि अगर हमें ये जगह छोड़ के जानी पड़ी तो हम सब कुछ खो बैठेंगे। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड। तो नैरेटिव अपनी मदर से पूछती है कि क्या आपने उनकी ये बात मान ली कि वो हमारा सब कुछ अपने पास रखेगी? मतलब क्या आप मिसेस डॉर्लिंग को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो? As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she's running each time she goes out of a door with a full suitcase or bag. तो हमारी नैरेटिव का ये सवाल सुन के उनकी मदर को गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ा चिढ़ के बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो मिसेस डॉर्लिंग की इंसल्ट होगी। तो इनके लिए ये बात इतनी मैटर नहीं करती कि वो अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को देगी कि नहीं, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग उनके लिए ऑलरेडी बहुत नेक काम कर रही है। इनको लग रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग तो मेरा सारा प्रेशियस सामान इतने अच्छे से संभाल के रख रही है, तो ऐसे बात करना तो मिसेस डॉर्लिंग की इंसल्ट होगी ना। वो अपने डॉटर को बोलती है कि तुम ये सोचो वो कितनी रिस्क ले रही है हमारे लिए। हर बार वो हमारे डोर से बाहर जाती है, हमारे दरवाजे से, हमारे घर से बाहर जाती है, इतना बड़ा बैग या सूटकेस लेके वो हमारे लिए कितनी बड़ी रिस्क उठाती है।
My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that, we spoke no more about it. हमारी नैरेटिव हमें बताती है कि उनकी मदर ने शायद नोटिस किया कि उनकी बेटी उनकी बातों से पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई, पूरी तरह पर्सुएड नहीं हुई, पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सस्पिशन देखने को मिलता है हमारी नैरेटिव के पार्ट पे। हालांकि नैरेटिव की मदर ने बहुत इजीली मिसेस डॉर्लिंग पे भरोसा कर लिया, लेकिन हमारी नैरेटिव अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, पूरी तरह कन्विंस नहीं है, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर को लेके सस्पिशियस है। रिप्रूविंगली मतलब डिसअप्रूविंगली। तो नैरेटिव की मदर उनको काफ़ी डिसअप्रूविंग वे में देखती है, थोड़े डांटने वाले वे में देखती है, और उसके बाद वो लोग इस बारे में बात नहीं करते। Meanwhile, I had arrived at a station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. हमारी नैरेटिव ये सारी बातें सोच रही होती है और इस दौरान वो स्टेशन पे पहुंच जाती है, और क्योंकि वो ये सारी थॉट्स में इतनी ज़्यादा एनग्रॉस्ड होती है, वो रास्ते पे किसी भी चीज़ पे ध्यान भी नहीं देती। वॉर के बाद पहली बार वो जानी पहचानी जगहों पे चल रही होती है, लेकिन उनका ज़रूरत से ज़्यादा आगे जाने का मन नहीं करता, और इसके पीछे का रीज़न बहुत ज़रूरी है। नैरेटिव कहती है, आई डेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम, कि मैं उन यादें भरी गलियों को, घरों को देख के अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक ऐसे समय से जुड़े हुए जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस था इनकी मेमोरी में। और यहाँ पे मार्गा मिनको हमें वॉर का क्रिटिक भी देती है। वो दिखाती है कि वॉर्स कितने प्रॉब्लमैटिक होते हैं, और सिर्फ वॉर्स नहीं, हॉलोकॉस्ट भी कितना प्रॉब्लमैटिक था। ये सब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जब ख़त्म भी हो जाते हैं, तब भी सारी चीज़ें अच्छे से हील नहीं होती। लोग तब भी काफ़ी चीज़ों का सामना करने से डरते हैं, और लोगों को उन चीज़ों से भी, उन रिमाइंडर्स से भी डर लगता है जो कि पुराने और अच्छे समय की याद दिलाए, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होता है कि अब उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. A woman with a broad back. नैरेटिव अब ट्रेन से वापस जा रही होती है, और इतने में वो मिसेस डॉर्लिंग को इमेजिन करती है, मतलब उनकी कल्पना करती है। वो असली में मिसेस डॉर्लिंग को नहीं देखती, बस वो उस दिन के बारे में सोचती है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग को देखा था, और तब वो कैसी दिख रही थी। ये उस दिन की अगली मॉर्निंग की बात है जिस दिन हमारी नैरेटिव की मदर ने उनको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। वो थोड़ा लेट जगी थी, और सीढ़ियों से उतरते समय उन्होंने देखा कि उनकी मदर किसी को गुड बाय बोल रही थी, और जिनको वो गुड बाय बोलती है उनकी बैक काफ़ी ब्रॉड होती है। देयर इज़ माई डॉटर, सेड माई मदर, शी बेकन टू मी। नैरेटिव की मदर मिसेस डॉर्लिंग को बोलती है कि ये रही मेरी डॉटर, और वो इशारा करके अपनी डॉटर को बुलाती है। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. फिर मिसेस डॉर्लिंग थोड़ा सा नॉट करती है और कोट रैक के नीचे रखा हुआ सूटकेस उठाती है। उन्होंने एक भूरे रंग का कोट और एक शेपलेस हैट, बिना किसी शेप की हैट पहनी होती है। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. तो ये देख के कि मिसेस डॉर्लिंग को इतना भारी सूटकेस उठा के घर से बाहर जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, नैरेटिव अपनी मदर से पूछती है कि डज शी लिव फार अवे, क्या ये बहुत दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। नैरेटिव की मदर कहती है कि मिसेस डॉर्लिंग मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 पे, और तुम इस एड्रेस को याद रखना। और याद क्यों रखना? क्योंकि सही समय आने पे हमारी नैरेटिव अपनी मदर का सामान मिसेस डॉर्लिंग से वापस ले लेगी। कंटिन्यू करते हैं। आई हैड रिमेंबर्ड इट, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. नैरेटिव अब कहती है कि मैंने वो एड्रेस याद रखा, लेकिन मैंने काफ़ी इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए। शुरुआत में लिब्रेशन के बाद, यानी फ्रीडम के बाद, मेरा उन स्टोर्ड स्टफ़, उन सामान पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और नेचुरली मैं कहीं ना कहीं उससे डर भी रही थी।
मुझे डर था उन चीज़ों से डील करने का, उन चीज़ों को फेस करने का जो चीज़ें एक ऐसे कनेक्शन को बिलोंग करते जो कनेक्शन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी चीज़ें जो अलमारियों में और बॉक्सेस में छिपी हुई थी और वेन मतलब यूज़लेसली, और यूज़लेसली वेट कर रही थी उस समय का जब उनको फाइनली अपनी जगह पे वापस रखा जाएगा। ऐसी चीज़ें जिन्होंने वो सारे साल इंड्योर किए, इंड्योर मतलब सफ़र समथिंग पेनफुल पेशेंटली, इंड्योर मतलब सर्वाइव करना भी होता है। तो ऐसी चीज़ें जिन्होंने वो सारे साल सफ़र किए, इंड्योर किए, सहन किए, क्योंकि वो चीज़ें थी। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एंटी वॉर क्रिटिकल कमेंट आता है मार्गा मिन्को का, जो हमें ये बताना चाहती है कि वॉर्स में, जेनोसाइड्स में, जैसे हिटलर ने इतने सारे जूस को मारा था, तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, इंसान अपनी जान खो बैठते हैं। बचती है तो सिर्फ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनका कनेक्शन पुराने और अच्छे समय से होता है, जिनका कनेक्शन इंसानों से होता है, लोगों के लव वन से होता है, इसीलिए उनसे मेमोरीज कनेक्टेड होती हैं। और जब वॉर्स में लोग अपनी जान खो बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। और लोगों को, जैसे हमारे नैरेटर को, उन सारी चीज़ों से डील करने में प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहले के अच्छे समय, पहले के अच्छे कनेक्शन की याद दिलाती है, जो कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। But gradually, everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. Unthreatened मतलब free from threats or danger. नैरेटर कहती है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लग गई। ब्रेड का जो कलर है वो भी थोड़ा लाइट होने लग गया, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो गई। तो जब वॉर और हॉलोकॉस्ट ख़त्म हुए तब जाके लोग फाइनली अपने बेड में बिना किसी डेंजर या थ्रेट के सो सकते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसा समय कितना खौफनाक होता होगा, जब सोते समय भी इंसान को ये डर रहता है कि वो अपनी जान या अपने लव वंस को ना खो बैठे। तो नैरेटिव बता रही होती है कि कैसे चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही होती है। अब इनके पास एक रूम भी होता है जिसके बाहर का नज़ारा देखने की इनको रोज़ आदत भी हो जाती है। नैरेटिव कहती है कि एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं जिज्ञासु थी हमारे उन सारे सामान के बारे में जो अभी भी उस एड्रेस पे थे। मैं उनको देखना चाहती थी, स्पर्श करना चाहती थी और याद करना चाहती थी। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि शी इज़ रेडी टू कन्फ्रंट द पास्ट दैट दोज पोजेशंस वुड रिमाइंड हर ऑफ, कि अब हमारी नैरेटिव कहीं ना कहीं रेडी है उस पास्ट से डील करने के लिए जिस पास्ट की याद वो पोजेशंस उनको दिलाएंगी। आगे बढ़ते हैं। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. नैरेटर कहती है कि मेरी फ़र्स्ट विज़िट मिसेस डॉलिंग के घर पे जो बेकार चली गई, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकेंड टाइम फिर से ट्राई करूँगी। इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे पूछा अगर उसकी मदर घर पे है। नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। एरेंड मतलब अ शॉर्ट जर्नी अंडरटेकन टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग। तो मिसेस डॉलिंग की बेटी बताती है कि मेरी मदर किसी काम से बाहर गई है। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर। नैरेटर कहती है कोई बात नहीं, मैं उनका वेट करूँगी। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Hanukkah एक Jewish festival का नाम है और cumbersome मतलब large, heavy and difficult to carry or use. नैरेटर कहती है कि मैं उस गर्ल के पीछे पीछे गई और हमने पैसेज को क्रॉस किया। एक ओल्ड फैशन आयरन का हैनुका कैंडल होल्डर आईने के बगल में टंगा हुआ था। हम लोग कभी भी उसे यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो एक सिंगल कैंडल स्टिक से बहुत ही ज़्यादा लार्ज एंड हैवी था। तो ये नैरेटर के फैमिली मेम्बर्स का ही हैनुका कैंडल होल्डर होता है जो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे मिरर के बगल में टंगा होता है। Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. Or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the wooden tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing.
I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. मिसेस डॉलिंग की डॉटर नैरेटर से पूछती है कि क्या आप बैठेंगी नहीं, और वो लिविंग रूम का डोर भी उनके लिए खोलती है, और इतने में हमारी नैरेटर लिविंग रूम में चले जाती हैं. हॉरिफाइड मतलब एक्सट्रीमली शॉक्ड. नैरेटर कहती है कि मैं रुक गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी. मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जिनको मैं देखना तो चाहती थी, लेकिन जो मुझे उस स्ट्रेंज से अजीब से एटमॉस्फेयर में ओप्रेस कर रहे थे, अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे. या शायद ये वजह रही होगी कि वहाँ पे सब कुछ बहुत टेस्टलेस वे में अरेंज था. या ये भी वजह हो सकती है कि वहाँ का फर्नीचर काफ़ी अगली था. या वहाँ पे एक मगी सी डैम सी सीलन वाली स्मेल थी. मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने अगल बगल देखने की हिम्मत नहीं हुई. मैं चेयर पे बैठी और मैंने ऊन के टेबल क्लॉथ को देखा. मैंने उसे रब किया जिसकी वजह से मेरी उंगलियां वार्म हो गई. मैंने अपनी उंगलियां फेर के उसका पैटर्न फॉलो किया. कहीं ना कहीं उसके एज पे एक जला हुआ मार्क होना चाहिए था जिसे कभी रिपेयर नहीं किया गया. नैरेटर टेबल क्लॉथ पे जला हुआ मार्क ढूंढकर ये कंफर्म करना चाहती है कि ये टेबल क्लॉथ उनकी मदर का ही है. My mother will be back soon, said the girl. I've already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. मिसेस डॉलिंग की बेटी बोलती है कि मेरी मदर जल्द ही वापस आ जाएगी. मैंने ऑलरेडी उनके लिए चाय बनाई हुई है. क्या आप भी एक कप चाय पियेंगी? और नैरेटर थैंक यू बोल के ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened the box and took some spoons out. नैरेटर कहती है कि मैंने ऊपर देखा और मिसेस डॉलिंग की बेटी ने टी टेबल पे कप्स रेडी रखे. उसकी बैक भी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, बिल्कुल अपनी मदर की तरह. उसने एक वाइट पॉट से चाय कप में पोर की. उस टी पॉट के लिड पे एक गोल्ड बॉर्डर होता है, मुझे याद था. उसने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मचों को बाहर निकाला. तो जिस टी पॉट से मिसेस डॉलिंग की बेटी चाय पोर कर रही होती है, वो टी पॉट भी हमारी नैरेटर का ही होता है. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. तो नैरेटर उस लड़की को कॉम्प्लीमेंट करती है और बोलती है कि ये बॉक्स जो है ये बहुत ही अच्छा है. लेकिन हमारे नैरेटर को अपनी खुद की आवाज़ बहुत अजीब सी, बहुत अजनबी सी, बहुत स्ट्रेंज सी लगती है, जैसे उस कमरे में हर एक आवाज़ अलग अलग होगी. ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नैरेटर को पता है कि ये सारा सामान उन्हीं का है और वो काफ़ी ऑकवर्ड भी फील कर रही है. और इसलिए जब वो अपनी खुद की आवाज़ को ये बोलते हुए सुनती है कि दैट्स अ नाइस बॉक्स, उनको बहुत अजीब लगता है. उनको लगता है कि वो उनकी खुद की आवाज़ है ही नहीं. ओह, यू नो अबाउट देम. शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. शी लाफ्ड. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. वीव गॉट लॉट्स मोर. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. सी फॉर योरसेल्फ. मिसेस डॉलिंग की बेटी नैरेटर से पूछती है कि क्या आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानती हो. आयरनी ऑफ कोर्स ये है कि ये सारी चीज़ें नैरेटर की ही है. इतने में वो गर्ल नैरेटर के लिए चाय भी ले आई होती है और वो हंसती है और फिर वो नैरेटर को बताती है कि मेरी मदर कहती है ये बॉक्स एंटीक है. हमारे पास और भी बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं. ये बोलकर वो रूम में इशारा करके दिखाती है कि उनके पास क्या क्या एंटीक चीज़ें हैं और फिर वो नैरेटर को बोलती है सी फॉर योरसेल्फ, आप खुद ही देख लो. I had no need to follow her hand. I knew which thing she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. नैरेटर कहती है कि मुझे उसके इशारों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मुझे पहले से पता था कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है. मैंने बस टी टेबल के ऊपर वाली स्टिल लाइफ पेंटिंग को देखा. फैंसी मतलब टू फील अ डिज़ायर और लाइकिंग फॉर. एंड प्यूटर इज़ अ काइंड ऑफ अ मेटल. नैरेटर कहती है कि जब मैं बच्ची थी तब मुझे उस पेंटिंग में प्यूटर प्लेट के ऊपर रखा हुआ एप्पल बहुत पसंद था. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. आई वॉन्टेड इट सो मच, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल. फिर मिसेस डॉलिंग की बेटी नैरेटर को बताती है कि हम इन सारी एंटीक चीज़ों को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ भी करते हैं. वो जो प्लेट्स वहाँ टंगी हुई है, हमने एक दिन उन पर खाना भी खाया क्योंकि मेरा बहुत मन था, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्पेशल या ख़ास भी नहीं था. आई हैड फाउंड अ बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी.
तो हमारी नैरेटर जो उस वुलन टेबल क्लॉथ पे अपना हाथ फेर रही होती है और उस बर्न मार्क को ढूंढ रही होती है, उनको फाइनली वो जला हुआ मार्क मिल ही जाता है। और फिर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी नैरेटर को काफ़ी क्वेश्चनिंग वे में देखती है, शायद इसलिए क्योंकि वो नैरेटर का रिएक्शन देख के काफ़ी कंफ्यूज होती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो बोस्ट कर रही होती है कि हमारे पास ये एंटीक प्लेट्स है, इस पे हमने खाना भी खाया है, और नैरेटर क्या कर रही होती है, वो उस टेबल क्लॉथ पे एक बर्न मार्क ढूंढ रही होती है और जो उसको फाइनली मिल जाता है। तो ये सब देख के वो गर्ल थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती है। Yes, I said. You get so used to touching all those lovely things in the house, you hardly look at them anymore. नैरेटर अब रिप्लाई करती है कि हाँ, हम घर की इन प्यारी प्यारी चीज़ों को छू के स्पर्श करने के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उनको देखते भी नहीं हैं। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. मतलब तुम उन चीज़ों को तभी नोटिस करते हो जब वो मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि या तो उन चीज़ों को रिपेयर करने भेजा हुआ है या फिर आपने उन चीज़ों को किसी को लेंड किया है। लेंड करना मतलब अपनी कोई चीज़ किसी और को यूज़ करने के लिए देना, इस अंडरस्टैंडिंग पे, इस टर्म पे कि बाद में हमारा सामान हमें वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे नैरेटर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती है, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ होता है। रिमेंबर, वो एक बार जब घर आती है तो वो नोटिस करती है कि कोई कोई चीज़ें मिसिंग हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेम एक्सपीरियंस मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को बता रही होती है। Again, I heard the unnatural sound of my voice, and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her what silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course. And that was a strange thing. I didn't know the cutlery we ate off every day was silver. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में नैरेटर हमें बताती है कि उसने फिर से अपनी अननेचुरल सी आवाज़ सुनी और वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को एक पास इंसिडेंट के बारे में बता रही थी। वो कहती है कि मुझे याद है मेरी मदर ने एक बार मुझसे हेल्प मांगी थी सिल्वर को पॉलिश करने के लिए। ये बहुत समय पहले की बात थी और उस दिन शायद मैं बोर हो रही थी, या फिर शायद उस दिन मुझे घर में रहना पड़ा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और नैरेटर ये भी कहती है कि क्योंकि मेरी मदर ने कभी उससे पहले मुझसे हेल्प नहीं मांगी थी ऐसे। मैंने अपनी मदर से पूछा कि वो कौन सी सिल्वर की बात कर रही है, और उन्होंने काफ़ी हैरान होकर रिप्लाई किया कि वो स्पून्स, फोक्स और नाइफ्स की बात कर रही है, ऑफ कोर्स। और ये बहुत अजीब बात थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि जिस कटलरी से, जिन स्पून्स, नाइफ्स और फोक्स से हम रोज़ खाते थे, वो चांदी के थे। द गर्ल laughed again. I bet you don't know it as either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? नैरेटर की ये बात सुन के वो लड़की थोड़ा हंसती है और नैरेटर उसको बहुत ध्यान से देख के बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता। क्या नहीं पता? कि जिन कटलरी से ये लोग खाना खाते हैं वो सिल्वर की है। तो गर्ल पूछती है कि जिससे हम खाना खाते हैं, और नैरेटर बोलती है कि वेल, डू यू नो, कि क्या तुम्हें पता है? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it's in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. तो जब नैरेटर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कटलरी सिल्वर की है, तो वो थोड़ा हिचकिचाती है और वो साइड बोर्ड के पास जाती है और उसका मन एक ड्रॉर खोलने का होता है। साइड बोर्ड एक फर्नीचर होता है जिसमें ड्रॉर्स और कबर्ड होती है और जिसमें प्लेट्स और बाकी कटलरी वगैरह रखते हैं। और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का मन करता है कि वो ड्रॉर खोल के चेक करे कि क्या उनकी कटलरी सही में सिल्वर की है। इसीलिए वो बोलती है, आई लुक, इट्स इन हियर, कि मैं देखती हूँ, मैं देखूँगी, इस इधर अंदर ड्रॉर के अंदर रखा हुआ है। आई जम्प्ड अप। तो ये सुन के नैरेटर फटाफट अपनी जगह से उठती है और वो बोलती है कि मैं समय तो भूल ही रही थी, मुझे अपनी ट्रेन भी पकड़नी है। और नैरेटर के इस बिहेवियर के पीछे ये रीज़न हो सकता है कि वो ऑलरेडी अपना सामान किसी और के घर में देख के बहुत अनकंफर्टेबल थी और वो फिर से ये नहीं चाह रही थी कि, और वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को ये कंफर्म करते हुए नहीं देखना चाह रही थी कि उनकी कटलरी सही में सिल्वर की है, क्योंकि इससे ये भी कंफर्म हो जाता कि ये कटलरी इन्हीं की है, मतलब नैरेटर की फैमिली की ही है।
और इससे नैरेटर को और बुरा लगता, उन्हें और पेन फील होता, इसीलिए वो फटाफट वहाँ से निकल जाने की सोचती है। इतने में मिसेस डॉलिंग की बेटी का हाथ ड्रॉर पे ही होता है और वो नैरेटर से पूछती है कि क्या आप मेरी मदर का वेट नहीं करना चाहते। और नैरेटर बोलती है नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना होगा। वो डोर की तरफ जाती है और इतने में मिसेस डॉलिंग की बेटी ड्रॉर को ओपन कर लेती है और नैरेटर कहती है आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। और जैसे ही वो पैसेज से गुजर रही होती है वो स्पून्स और फोक्स की जिंगलिंग वॉइस सुनती है। मतलब वो गर्ल ऑलरेडी स्पून्स और फोक्स को चेक कर रही होती है कि ये सिल्वर की है कि नहीं। At the corner of the road, I looked up at the nameplate. Marconi Street, it said. I had been at number 46. The address was correct. But now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when, severed from them, you see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? अब हमारी नैरेटर रोड के कोने से ऊपर नेम प्लेट को देखती है जिस पे लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट। नैरेटर कहती है कि मैं नंबर 46 पे थी, जो एड्रेस था वो एकदम करेक्ट था, वो एकदम सही था, लेकिन अब मुझे उस एड्रेस को याद रखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगी क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स आपकी मेमोरी में, आपकी यादों में पुराने समय की फेमिलियर लाइफ से जुड़े होते हैं वो इंस्टेंटली, इमीडिएटली अपनी वैल्यू लूज़ कर देते हैं जब सेवर्ड फ्रॉम देम। सेवर्ड मतलब ऑफ अ कनेक्शन एंडेड या फिर सेपरेटेड। जब आप उनसे जुदा होके उन्हें स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में देखते हो, आप अजनबी सराउंडिंग्स में उन्हें देखते हो। और मैं उन सारी चीज़ों का एक छोटे से किराए के कमरे में करती ही क्या, जहाँ अभी भी ब्लैकआउट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े विंडोज़ पे टंगे हुए हैं। और जो टेबल ड्रॉर है वो इतना नैरो है कि उसमें थोड़ी बहुत कटलरी से ज़्यादा कुछ फिट भी नहीं हो सकता। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजीएस्ट। तो नैरेटिव फाइनली डिसाइड करती है कि वो उस एड्रेस को भूल जाएगी और वो कहती है कि उन सारी चीज़ों में से जो मुझे भूलनी थी, इस एड्रेस को भूलना सबसे आसान होगा। मतलब वो ये डिसाइड कर लेती है कि ना तो वो अब मिसेस डॉलिंग से अपनी मदर का सामान वापस लेगी और ना ही वो मिसेस डॉलिंग को फिर से विज़िट करेगी। और इसका ये रीज़न होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स उनके दिल के इतने करीब थे क्योंकि वो उनके लव वंस से जुड़े हुए थे उनकी मेमोरी में, वो ऑब्जेक्ट्स वो जब किसी और के घर में देखती है, उन ऑब्जेक्ट्स का कनेक्शन उनकी मेमोरी में उनके लव वन से और अच्छे समय से टूट सा जाता है, तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए हमारी नैरेटर डिसाइड करती है कि वो अब वहाँ वापस नहीं जाएगी और उस एड्रेस को पूरी तरह भूल जाएगी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अवर स्टोरी। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि हमें रिवाइज करने में मदद हो। द चैप्टर्स नेम इज़ द एड्रेस एंड दिस इज़ बाय मार्गा मिनको। कैरेक्टर्स, मेन 4 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट है मिसेस एस डॉटर जो कि नैरेटर है हमारी। मिसेस एस एंड ये दोनों जूज़ हैं एंड दे बोथ लिविंग इन हॉलैंड वॉर के टाइम पे। मिसेस डॉलिंग है मिसेस डॉलिंग्स डॉटर और ये दोनों नॉन जूज़ है। नाउ एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी इन्वेडेड हॉलैंड। तो जो नाजी जर्मनी थी उसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे हॉलैंड को इन्वेड कर लिया था। जूज वर कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यू टू अडोल्फ हिटलर्स आइडियोलॉजी। तो अडोल्फ हिटलर उस समय जर्मनी के नाजी पार्टी का लीडर था और उसके व्यूज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एंटी जूइश व्यूज़ थे और इसकी वजह से काफ़ी सारे जूस को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें मार भी दिया गया। नाउ मिसेस एस एंड मिसेस डॉर्लिंग वो बोथ ओल्ड एक्वेंटेंसेस। तो दोनों एक दूसरे को जानते थे एंड मिसेस डॉर्लिंग रिन्यूज देयर कनेक्शन एंड स्टार्ट्स विजिटिंग मिसेस एस। She offers to keep Mrs. S's possessions with her in case they are forced to leave their home because of the war. तो मिसेस डॉलिंग एकदम से क्या करती है, शी रीअपियर्स और वो उनके कनेक्शन को फिर से रिन्यू करती है और बार बार ऑलमोस्ट रेगुलरली मिसेस एस को विज़िट करना शुरू करती है। और वो मिसेस एस को ये ऑफ़र करती है कि मैं आपका अच्छा सामान अपने पास रख लेती हूँ ताकि अगर आपको कभी घर छोड़ के जाना पड़े तो आप उनको लूज़ ना कर दो। एंड मिसेस एस ट्रस्ट मिसेस डॉलिंग, नैरेटर की मदर मिसेस डॉलिंग पे भरोसा करती है। आफ्टर द वॉर द नैरेटर विजिट्स मिसेस डॉलिंग टू टेक हर मदर्स पोजेशंस बैक, बट मिसेस डॉलिंग प्रिटेंड्स टू नॉट रिकग्नाइज द नैरेटर। वॉर जब ख़त्म हो जाती है तो नैरेटर मिसेस डॉलिंग के घर जाती है अपने मदर के पोजेशंस वापस लेने के लिए, लेकिन मिसेस डॉलिंग ऐसा शो करती है जैसे उन्होंने नैरेटर को पहचाना नहीं
और इसकी वजह से द नैरेटर डाउट्स इफ शी इज़ एट द राइट एड्रेस। नैरेटर को डाउट होता है कि वो सही एड्रेस पे आई है कि नहीं, और एड्रेस क्या होता है? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। Now the narrator recognizes that Mrs. Darling was wearing her mother's cardigan. तो हमारी नैरेटर ये पहचान लेती है कि मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी मदर का ग्रीन कार्डिगन पहना होता है, एंड दैट इज़ हाउ शी रियलाइजेज दैट शी इज़ एट द राइट एड्रेस। अब मिसेस डॉर्लिंग जो है, शी अवॉइड्स द नैरेटर बाय मेकिंग एक्सक्यूजेज। द नैरेटर विजिट्स द सेम एड्रेस अगेन। मिसेस डॉर्लिंग हालांकि उस दिन ऐसे एक्सक्यूज़ बनाती है कि आई कैन नॉट मीट यू नाउ, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, लेकिन नैरेटर फिर से सेकेंड टाइम मिसेस डॉर्लिंग के घर पे विजिट करती है। On her second visit, the narrator meets Mrs. Darling's daughter, who gives the narrator a warm welcome and asks her to sit. जब वो सेकेंड टाइम विजिट करती है तो दरवाज़ा कौन खोलता है? मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर। और वो लड़की नैरेटर को आराम से बिठाती है, उनको वेलकम करती है और बोलती है कि माई मदर विल बी बैक सून। द नैरेटर इज़ हॉरिफाइड टू सी हर मदर्स पोजेशंस बीइंग यूज्ड एट मिसेस डॉर्लिंग्स होम। जो नैरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ और हैरान हो जाती है जब वो ये देखती है कि उनकी मदर की पोजेशंस मिसेस डॉर्लिंग के घर पे सजी हुई है और वो लोग उनकी मदर के पोजेशंस को यूज़ करते आ रहे हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स लूज द वैल्यू दे वंस हैड फॉर द नैरेटर। इन ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यू थी नैरेटर के लिए किसी समय पे, अब ये ऑब्जेक्ट्स अपनी वैल्यू खो देते हैं। द नैरेटर डिसाइड्स टू लीव दोज थिंग्स बिहाइंड एंड टू फॉरगेट दैट एड्रेस। तो नैरेटर फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देगी और उस एड्रेस को भूल जाएगी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।